गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। 11:03 अब हुए हैं। रोहन, शाहनूर, हेमंत और ऋतु, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। बाकी लोग कहाँ पर हैं जल्दी से बता दीजिए। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद होंगे। सौरभ, पायल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने मुगल साम्राज्य समाप्त किया था और हमने मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत की शुरुआत की थी। मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का सबसे पहला टॉपिक डाउनफॉल ऑफ मुगल्स या मुगल साम्राज्य का पतन, उसके बारे में हमने बात की थी और उसको फिनिश किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था तो औरंगजेब के ही शासनकाल में मुगलों से टक्कर लेने वाली और लोहा लेने वाली दो ही कम्युनिटीज भारत में हुआ करती थी। दक्षिण में मराठा और उत्तर में सिख। उन्हीं मराठाओं और सिखों के बारे में आज हमें चर्चा करनी है और बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मराठा एम्पायर या मराठा साम्राज्य में। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं पढ़ना अबाउट मराठा एम्पायर या मराठा साम्राज्य। हम सब जानते हैं दक्षिण में महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पुणे के शिवनेर फोर्ट में या शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर दुर्ग में या शिवनेर के किले में हुआ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्हीं को हिंदू बादशाह भी कहा जाता है। जहां एक तरफ मुगल्स खुद को बादशाह कहा करते थे, वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की थी और ये ही क्या कहलाते हैं, मराठा साम्राज्य के हिंदू बादशाह कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई, मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई और इन्होंने ही या इनका जन्म महाराष्ट्र के ही पुणे के शिवनेर फोर्ट या शिवनेर दुर्ग में हुआ था। हिज फादर वॉज शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था एंड हिज मदर वॉज जीजाबाई, और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनकी पत्नी, इनकी पहली पत्नी साईबाई थी, जिनसे जन्म हुआ था शिवाजी के बड़े पुत्र जिनका नाम था संभाजी। इनकी दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, जिनसे शिवाजी के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था राजा राम। आगे चलकर संभाजी और राजा राम दोनों ही मराठा साम्राज्य के क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। शिवाजी की तीन पत्नियां थी। सबसे पहली साईबाई जो कि संभाजी की माता थी, दूसरी पत्नी सोयराबाई जो कि राजा राम की माता थी, और तीसरी पत्नी जिनका नाम था पुतली बाई। आपसे पूछेंगे कि बताइए छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्हीं की चिता में उन्हीं के साथ सती होने वाली उनकी कौन सी पत्नी थी? शी वॉज पुतली बाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद पुतली बाई के ही द्वारा आत्मदाह कर लिया गया था, खुद को सती कर लिया गया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु या रिलीजियस टीचर थे समर्थ रामदास, जो कि भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। इनका नाम रामदास था। शिवाजी गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन, शिवाजी के प्रारंभिक शिक्षक या शिवाजी ने प्रारंभिक शिक्षा दादा कोणदेव से प्राप्त की थी। हु वॉज दादा कोणदेव? ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले के ही मित्र हुआ करते थे दादा कोणदेव, जिनसे शिवाजी ने प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी।
इसके बाद शिवाजी की फर्स्ट विक्ट्री या प्रथम विजय 1646 ईस्वी में मानी जाती है तोरण फोर्ट, तोरण का किला। शिवाजी ने अपने सैन्य अभियानों में, अपने आर्मी मिशंस में सबसे पहले तोरण फोर्ट या तोरण के किले पर विजय हासिल की थी। और इनकी दूसरी जो विजय थी, इनका जो दूसरा अभियान था वो 1647 में कोंडन विक्ट्री या कोंडन विजय मानी जाती है, या जिसे सिंहगढ़ का किला भी कहा जाता था। शिवाजी के शुरुआती जो प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, शुरुआती जो दुश्मन हुआ करते थे, वो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान हुआ करते थे। कर्नाटक में है बीजापुर, और बीजापुर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत के ही काल में दक्कन के जो हमने 5 राजवंश पढ़े थे उसमें एक बीजापुर भी था। बीजापुर के ही जो आदिल शाही सुल्तान हुआ करते थे वो शिवाजी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, जो नहीं चाहते थे शिवाजी की शक्तियों का विस्तार होने देना। 1659 ईस्वी में आदिल शाही सुल्तानों ने ही अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर भेजा और कहा कि जाइए और जाकर शिवाजी की हत्या कीजिए। 1659 1659 ईस्वी में शिवाजी और अफजल खान के ही बीच में प्रतापगढ़ का युद्ध या बैटल ऑफ प्रतापगढ़ लड़ा गया। हु वाज अफजल खान? अफजल खान वाज आर्मी चीफ ऑफ बीजापुर। ये बीजापुर का सेनापति हुआ करता था। इसने धोखे से षड्यंत्र करके शिवाजी को मारने की कोशिश की थी। आप जानते होंगे, अफजल खान का नाम आपने सुना होगा। इसने शिवाजी के पास संदेश भिजवाया था और शिवाजी से अकेले में मुलाकात या वार्ता करने की पेशकश रखी थी और कहा था कि मैं अकेले निहत्था शिवाजी से मिलने के लिए आऊंगा और मैं चाहता हूं कि शिवाजी भी ऐसा ही करें। लेकिन इसके मन में खोट था, ये खंजर छुपाकर ले गया था अपने कपड़ों में, अपने पोशाकों में, शिवाजी से मिलने के लिए। और जैसे ही ये शिवाजी से मिला और जैसे ही इसने शिवाजी के पास जाकर उन्हें मारने की कोशिश की, तो शिवाजी इससे ज्यादा होशियार थे। उन्होंने एक बाग नख नाम के वेपन से अफजल खान की हत्या कर दी। और शिवाजी के द्वारा बीजापुर के सेनापति की हत्या कर देना एक अति महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे शिवाजी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। शिवाजी किल्ड अफजल खान, शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। और जैसे ही शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या करने की बात उत्तर भारत में पहुंची, कहां पर? मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के पास। अब औरंगजेब का ध्यान आकर्षित हुआ शिवाजी की तरफ और औरंगजेब ने शिवाजी की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, शिवाजी पर अटैक करने के लिए दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा शाइस्ता खान को। और इसी शाइस्ता खान ने दक्कन में जाकर पुणे फोर्ट पर, पूना के किले पर अधिकार कर लिया, उस पर अटैक कर दिया। लेकिन 1663 ईस्वी में शिवाजी ने मौका पाकर आधी रात को पूना फोर्ट पर आक्रमण कर दिया, शाइस्ता खान को पराजित किया और शाइस्ता खान भाग खड़ा हुआ। इसी बात से नाराज होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन के सूबेदार के पद से बर्खास्त कर दिया और उसको बंगाल के सूबेदार बनाकर भेज दिया। शिवाजी मुगलों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे और शिवाजी हालांकि ये जानते थे कि वो मुगलों की सेना को पराजित तो नहीं कर सकते, लेकिन मुगलों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाना शिवाजी का उद्देश्य हुआ करता था। इसीलिए मुगलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए ही 1664 ईस्वी में शिवाजी ने की फर्स्ट लूट ऑफ सूरत, सूरत की प्रथम लूट। मुगलों का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था सूरत। वहीं पर जाकर शिवाजी ने मुगलों से, सूरत से लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति लूट ली। इससे भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा मुगलों को, औरंगजेब को। इसीलिए औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को शिवाजी पर अटैक करने के लिए भेजा। ये हमने कल ही पढ़ा था जब मैं औरंगजेब पढ़ा रहा था आपको। और जब औरंगजेब के सेनापति जयसिंह ने शिवाजी पर अटैक किया तो मजबूरन शिवाजी को जयसिंह के साथ एक प्रसिद्ध संधि करनी पड़ी, जो कहलाती है 1665 ईस्वी में हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि, जो कि शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति या मुगल सेनापति जयसिंह के बीच में हुई थी।
शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि, और मैंने कल ही आपको बताया था कि इसी पुरंदर की संधि के तहत वो 35 किले जिन पर शिवाजी ने अधिकार किया था उसमें से 23 किले उन्हें वापस लौटाने पड़े थे मुगलों को, और केवल 12 किले ही शिवाजी के अधिकार में बचे थे। लेकिन शिवाजी ने यह भी स्वीकार किया था कि वो जयसिंह के साथ जाएंगे, कहां पर, औरंगजेब के दरबार में, और उसके सामने पेश होंगे। जयसिंह प्रेजेंटेड शिवाजी इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश किया, बट औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी। और मैंने आपको बताया कुछ समय तक मुगलों की कैद में रहने के बाद शिवाजी और शिवाजी के पुत्र संभाजी दोनों वहां से फरार हो गए, और 1670 में जाकर शिवाजी ने सूरत को फिर से लूट लिया और हुई सेकंड लूट ऑफ सूरत। सूरत की दोनों लूट और पुरंदर की संधि शिवाजी से पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद शिवाजी ने अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया, कोरोनेशन करवाया। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ, और यहीं पर राज्याभिषेक करवाकर ही टुक 2 टाइटल्स। शिवाजी ने 2 उपाधियां धारण की, छत्रपति और हिंदू बादशाह। शिवाजी ने छत्रपति और हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की। शिवाजी ने छत्रपति और हिंदू बादशाह की उपाधि धारण की, लेकिन 6 साल के बाद 1680 ईस्वी में कर्नाटक अभियान के दौरान ही शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी डाइड। और ध्यान रखेंगे, शिवाजी के दरबार में जो शिवाजी का मंत्रिमंडल हुआ करता था, जो शिवाजी का कैबिनेट हुआ करता था, उसी को कहा जाता था अष्टप्रधान। और ध्यान रखेंगे, अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पेशवा हुआ करता था। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को ही क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में 2 टैक्सेस या 2 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे, जिसमें से एक को कहा जाता था चौथ, जो कि कुल उपज का 1/4 भाग वसूल किया जाता था, और एक कहलाता था सरदेश मुखी, जो कि कुल आय का 1/10 था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, पैदावार पर मराठा साम्राज्य में लगान भी वसूल किया जाता था, जिसकी दर 33% से लेकर 40% हुआ करती थी। नोट कर लीजिएगा फटाफट। कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, जो आप कर रहे होंगे, वो मुझ तक आ नहीं रहे हैं, तो प्लीज आप पैनिक मत होइएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आज मैं नहीं देख पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, क्या लिखकर भेज रहे हैं। इसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने, जिन्होंने 1680 से लेके 1689 तक मराठा साम्राज्य में शासन किया। संभाजी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। सबसे पहला, औरंगजेब के पुत्र अकबर के विद्रोह में अकबर की मदद करने वाले कौन थे? शिवाजी के पुत्र संभाजी। मैंने कल ही आपको बताया, जब भारत का मुगल बादशाह औरंगजेब था तो 1681 में औरंगजेब का ही पुत्र अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करके दक्षिण भारत की तरफ भागा, और जाकर उसने शरण ली संभाजी से, हु वॉज सन ऑफ शिवाजी। उसने जाकर संभाजी के ही पास शरण ली, और लगभग 8 साल तक वो संभाजी की ही शरण में रहा। लेकिन अगले ही साल औरंगजेब स्टार्टेड हिज साउथ इंडिया मिशन। औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, और जब दक्षिण भारत अभियान शुरू किया तो 1689 में
औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके संभाजी की हत्या कर दी और संभाजी की पत्नी येसुबाई और पुत्र शाहू को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। और क्योंकि संभाजी की हत्या हो गई और संभाजी के उत्तराधिकारी शाहू को मुगलों ने कैद कर लिया, इसीलिए मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली संभाजी के ही छोटे भाई राजा राम ने। और 1689 से लेकर 1700 तक मराठा साम्राज्य के शासक रहे राजा राम। मराठा साम्राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाली, लेकिन मात्र 11 साल तक शासन करने के बाद सन 1700 ईस्वी में राजा राम की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। राजा राम की भी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई और सन 1700 ईस्वी में राजा राम के ही पुत्र, जिनकी उम्र मात्र 4 साल थी उस समय, उन्हीं का राज्याभिषेक कर दिया गया और उन्हें शिवाजी सेकंड या शिवाजी द्वितीय के नाम से अगला शासक बना दिया गया 1700 से लेकर 1707 तक। लेकिन क्योंकि शिवाजी सेकंड की उम्र मात्र 4 साल थी, इसीलिए शिवाजी सेकंड का संरक्षण किया राजा राम की पत्नी ने, जिसका नाम था ताराबाई। और 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य की बागडोर एक महिला के हाथों में रही, जिनका नाम था ताराबाई, जो कि राजा राम की पत्नी थी, जो कि राजा राम की पत्नी थी। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब मरा, तो औरंगजेब के मरते ही बहादुर शाह प्रथम भारत का अगला मुगल बादशाह बना, कल मैंने बताया था। और मुगल बादशाह बनते ही सबसे पहला काम क्या किया, शाहू को मुक्त कर दिया। और जैसे ही शाहू मुक्त हुए तो शाहू और ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, जो कहलाता है बैटल ऑफ खेड़ा। बैटल ऑफ खेड़ा या खेड़ा का युद्ध। इस युद्ध में शाहू ने ताराबाई को पराजित किया एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट मराठा रूलर बाय द नेम ऑफ छत्रपति शाहू महाराज। 1707 से लेकर 1749 तक मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने छत्रपति शाहू महाराज। अभी तक मराठाओं की राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान को बनाया था। मराठाओं की नई राजधानी बनी सतारा। लगभग 6 साल तक शासन करने के बाद 1713 ईस्वी में ही स्टार्टेड पेशवाई सिस्टम। इन्होंने पेशवाई प्रथा शुरू की, जिसके तहत नाम मात्र के मराठा शासक रहेंगे छत्रपति शाहू, लेकिन वास्तविक सत्ता, वास्तविक तौर पर शासन करने का काम कौन करेंगे, पेशवा करेंगे। इसीलिए छत्रपति शाहू के द्वारा मराठा साम्राज्य के सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ बनाए गए, जो कि 1713 से 1720 तक मराठा साम्राज्य के सबसे पहले पेशवा शासक रहे। अब मराठा शासकों से मराठा साम्राज्य की जो सत्ता थी, जो पावर थी, जो शक्ति थी, अब किसके हाथों में आ चुकी थी, पेशवाओं के हाथों में आ चुकी थी। इन्हें कहा जाता था पेशवा रूलर, इन्हें कहा जाता था पेशवा शासक, जो कि मराठा साम्राज्य के सबसे पहले बने बालाजी विश्वनाथ।
बालाजी विश्वनाथ के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई 1719 ईस्वी में। ट्रिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की संधि, जो कि बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच हुई थी। सैयद ब्रदर्स आपको याद होंगे, मुगल बादशाह फर्रुखशियर के शासनकाल में सैयद बंधु में बड़ा भाई अब्दुल्ला खान वजीर हुआ करता था और छोटा भाई हुसैन अली खान सेनापति या मीर बख्शी हुआ करता था। सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने के लिए ही स्ट्रेटेजी बनाई थी, रणनीति बनाई थी और बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि की थी, जिसे दिल्ली की संधि कहा जाता है। और बालाजी विश्वनाथ से यह संधि की थी कि अगर बालाजी विश्वनाथ मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने में उनकी मदद करेंगे तो जब मराठा जाकर दिल्ली पर कूच करेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, तो उसमें सैयद बंधु मराठाओं की मदद करेंगे। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ लिखेंगे, बालाजी विश्वनाथ हेल्प सैयद ब्रदर्स टू किल फर्रुखशियर। बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखशियर को मरवाने में सैयद बंधुओं की मदद की। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाह फर्रुखशियर को मरवाने में सैयद बंधुओं की मदद की। सत्रह सौ बीस ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई और जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तो बालाजी विश्वनाथ के ही 19 साल के बेटे बाजीराव प्रथम को, बाजीराव फर्स्ट को अगला पेशवा बना दिया गया, हु वॉज द ग्रेटेस्ट पेशवा ऑफ मराठास, जो कि मराठाओं के सबसे महान पेशवा थे। और बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का पद अनुवांशिक भी कर दिया गया, हेरिडिटिकल भी कर दिया गया कि अब पेशवा का पुत्र ही पेशवा का उत्तराधिकारी होगा। मराठाओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान पेशवा हुए बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाड़। लगभग 20 साल तक शासन किया बाजीराव प्रथम ने और 20 साल में 40 बैटल्स लड़े और 40 के 40 बैटल्स जीते भी। सबसे बड़ी विजय 1728 में मिली थी जब बैटल ऑफ पालखेड़ा, जब पालखेड़ा के युद्ध में ही डिफीटेड निजाम उल मुल्क, हैदराबाद का सबसे पहला नवाब था निजाम उल मुल्क। बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया था पालखेड़ा के युद्ध में, जो कि 1728 ईस्वी में हुआ था। सत्रह सौ चालीस ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई और बाजीराव प्रथम के बाद
मराठाओं के अगले पेशवा बने बालाजी बाजीराव, हु इज कॉमनली नोन एज नाना साहब पेशवा। और 1740 से लेकर 1761 तक मराठाओं के अगले पेशवा बने बालाजी बाजीराव। और ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव के ही समय में एक प्रसिद्ध घटना घटित हुई, लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं को पराजित किया गया था। नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, इसके बाद पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को लगभग समाप्त कर डाला अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरीके से। इसमें मराठाओं की हार हुई। 1761 में ही मराठाओं का अगला पेशवा बना माधवराव, 1761 से लेकर 1772 तक। उसके बाद बना नारायण राव, 1772 से 1773, मात्र 1 साल के लिए। और फिर माधव राव नारायण 1774 से लेकर 1795 तक एक लंबा शासनकाल पेशवाओं में रहा माधव राव या माधव नारायण राव का। और ध्यान रखेंगे, माधव नारायण राव के ही समय में 1775 से 82 तक लड़ा गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच संघर्ष ही क्या कहलाता है, एंग्लो मराठा वॉर। इसके बाद द लास्ट पेशवा ऑफ मराठास वॉज बाजीराव सेकंड। मराठाओं का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय या बाजीराव सेकंड हुआ, जो कि 1796 से लेकर 1818 तक मराठाओं का अंतिम पेशवा हुआ। और इसी के शासनकाल में लड़े गए सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में ही मराठा साम्राज्य का अंत करके उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और भारत से मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया।
नोट कर लीजिए। नोट करेंगे, माधव राव नारायण राव और माधव नारायण राव। तो फाइनली औरंगजेब के शासनकाल से शुरू होकर जो मराठा साम्राज्य था वो 1819 ईस्वी तक चला। उसके बाद अंग्रेजों ने उस पर अधिकार करके उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बंबई प्रांत में मिला लिया। मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। मराठाओं के अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के ही एक दत्तक पुत्र हुआ करते थे, एक गोद लिए हुए पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था धोंदू पंत। और वही जो धोंदू पंत है वो कानपुर के क्या कहलाते हैं, नाना साहब। इसके बाद हम बात करेंगे सिखों के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट सिख या सिखों के बारे में। भाई आप जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव माने जाते हैं और सिख मान्यता के अनुसार सिखों में 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। सिखों के सबसे पहले गुरु हुए गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 में पंजाब के ही तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि आज ननकाना साहब कहलाता है, जो कि पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में पंजाब के करतारपुर में हुई थी, जिसे आज डेरा बाबा कहा जाता है। गुरु नानक देव का जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कालूजी मेहता था और इनकी माता थी तृप्ता देवी। इनके पिता कालूजी मेहता थे और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। गुरु नानक देव को ही उपाधि
दी गई थी, यही कहलाते हैं हजरत रब्बुल मजीज। गुरु नानक देव को हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि दी गई थी। ये सिखों के प्रथम गुरु हुए हैं, इन्हीं के द्वारा नानक पंथ चलाया गया था। कहने का मतलब जो गुरु नानक देव के ही अनुयायी है वही क्या कहलाता है, नानक पंथ कहलाते हैं। और ध्यान रखेंगे गुरु नानक देव के ही द्वारा गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी, जो कि आज भी गुरुद्वारों में फॉलो की जाती है। गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे, और ऐसा कहा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे, और ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव ही पानीपत के प्रथम युद्ध के साक्षी माने जाते हैं, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव। 1539 से लेके 1552 तक ही वॉज कंटेम्पररी टू हुमायूं। ये हुमायूं के समकालीन थे। हमने हुमायूं में पढ़ा भी था कि शेरशाह सूरी से बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था। इनका वास्तविक नाम लहना था, और ये गुरु नानक देव के ही शिष्य हुआ करते थे। गुरु नानक देव ने अपने शिष्य लहना को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो प्रसिद्ध हुए गुरु अंगद देव के नाम से। इन्होंने दो महत्वपूर्ण काम किए। दो काम। सबसे पहला, गुरु नानक देव के द्वारा
जो गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी, उसे नियमित बनाने का काम गुरु अंगद देव ने किया। और दूसरा, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक भी कौन माने जाते हैं? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ही गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। सिखों के तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। 1552 से 1574 तक ही वॉज कंटेम्परेरी टू अकबर, ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने पंजाब के गोइंदवाल नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की थी और वहीं पर पंजाब के गोइंदवाल नामक स्थान पर ही अकबर इनसे भेंट करने के लिए गया था। और अकबर ने इन्हीं की पुत्री बीबी भानी को कई गांव उपहार में दिए थे। गुरु अमरदास के ही दामाद हुआ करते थे, जो अकबर के मित्र भी थे, गुरु रामदास। ये सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने अपने शासनकाल में गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी 1577 में। और उसी भूमि पर गुरु रामदास ने रामदास नगर, या जिसे आज हम कहते हैं अमृतसर, उसकी स्थापना की थी। गुरु रामदास के बाद इन्हीं के तीसरे पुत्र सिखों के पांचवें गुरु बने, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। 1581 से 1606 तक, जिनकी उपाधि है सच्चा बादशाह। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। 1589 में इन्हीं के द्वारा गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, या जिसे आज हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल, का निर्माण करवाया गया था। इनके द्वारा तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर नामक शहर की स्थापना भी की गई। और इन्होंने ही अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर्स से एक धार्मिक कर, एक रिलीजियस टैक्स लिया था, जो कि कुल आय का 1/10 हुआ करता था। इन्हीं के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई। सिखों के पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा की गई है। और आप जानते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, उसमें 5 सिख गुरुओं और 18 हिंदू संतों की वाणियों का संकलन किया गया है। लेकिन 1606 ईस्वी में जब भारत का मुगल बादशाह जब 1605 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह जहांगीर बना, तो उसी के अगले साल जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की। और यही कारण है कि जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड दे दिया गया। उसके बाद
सिखों के छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। 1606 से 1645 तक सिखों के छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद, जिन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया, आर्मी ट्रेनिंग प्रदान की, और इन्होंने ही सबसे पहले अमृतसर की किलाबंदी करवाई और अमृतसर में ही एक 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त या गुरु के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का मतलब है गुरु का सिंहासन, जिसका निर्माण गुरु हरगोविंद के द्वारा करवाया गया था। इन्हीं के द्वारा कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की गई। इन्होंने ही कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की। इन्हीं के द्वारा कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की गई। इसके बाद सिखों के अगले गुरु हुए गुरु हरराय। 1645 से 1661 तक गुरु हरराय सिखों के 7वें गुरु बने। और ध्यान रखेंगे, जब दारा शिकोह औरंगजेब से पराजित हुआ, जब दारा शिकोह औरंगजेब से पराजित हुआ तो वो सावूगढ़ के युद्ध में हारने के बाद गुरु हरराय से मिलने के लिए गया था। गुरु हरराय ने उत्तराधिकार की लड़ाई, उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का समर्थन भी किया था। इसके बाद गुरु हरराय के दो पुत्र थे, जिसमें बड़े पुत्र का नाम था राम राय और छोटे पुत्र का नाम था हरकृष्ण। जब अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करके औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो औरंगजेब ने अपने दरबार में गुरु हरराय को बुलाया, लेकिन गुरु हरराय खुद नहीं गए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र राम राय को भेजा, जिन्होंने जाकर औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब की प्रशंसा की और इसी बात से गुरु हरराय नाराज हुए और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को घोषित किया। और इनके बाद गुरु हरकिशन सिखों के 8वें गुरु बने 1661 से 1664 तक, जो कि सबसे कम उम्र में सिख गुरु बनने वाले व्यक्ति थे। लेकिन 1664 में ही दिल्ली में चेचक की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। नोट कीजिए।
नेक्स्ट, सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1675 तक। ही वॉज सन ऑफ गुरु हरगोविंद, ये गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का विरोध किया था, और हमने कल पढ़ा था कि जब औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा तो इन्होंने ऐसा करने से मना किया, और 1675 में औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में लाल किले के सामने इन्हें भी मृत्युदंड दिलवा दिया गया। गुरु तेग बहादुर के बाद इन्हीं के पुत्र सिखों के अंतिम और 10वें गुरु बने 1675 से 1708, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह वॉज लास्ट गुरु ऑफ सिक्स। इनका जन्म पटना में हुआ था और मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने ही पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही खालसा पंथ आगे चलकर कहलाया सिखिज्म, सिख धर्म। इन्होंने ही हिमाचल में पाउंडा नामक शहर की स्थापना की थी, पाउंडा नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट, ही हैड 2 वाइफ्स, माता सुंदरी और माता जीतो। इन्हीं के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जो कहलाता था कृष्ण अवतार। और ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और इनको भी औरंगजेब के द्वारा संघर्ष में मरवा दिया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी है विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की जीवनी कहलाती है विचित्र नाटक। 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर अजीम खान नामक व्यक्ति के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। और आप जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह के बाद मुगलों के साथ जो सिखों का संघर्ष था वो जारी रहा, जिसका नेतृत्व किया बंदा सिंह बहादुर ने। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। कल आपकी क्लास रहेगी सुबह 2 घंटे की क्लास, और कल हम कहानी कंटिन्यू करेंगे बंदा सिंह बहादुर से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।